फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे अलग अलग चीज़ों को डिराइव करने में, कुछ रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने में। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब हीट टू प्रोड्यूस अ गिवन चेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ गिवन मास। अगर मेरे पास 4 या 5 मटेरियल है, मान लीजिए एम मास के, उनका मास है एम, तो उनके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मुझे चेंज लेकर आना है तो अलग अलग क्वांटिटी हीट की देनी पड़ेगी उन मटेरियल्स को टू प्रोड्यूस 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी चीज को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, यानी कि कौन सा मटेरियल कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए m जो है दैट इज द मास ऑफ द मटेरियल और Q is the amount of heat absorbed by the material to produce a temperature rise of delta T. In that case, heat capacity is defined as Q divided by delta T. तो इस तरह से हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज लाने में कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया गया है मटेरियल के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट क्या कहती है? स्पेसिफिक हीट होती है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अगर एक यूनिट मास की बात करें तो वो कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा टू प्रोड्यूस अ टेम्परेचर चेंज, पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। उसे हम C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर C जो है दैट इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। अगर मेरे पास अगेन हीट कैपेसिटी क्या थी, अभी हमने पढ़ा Q अपॉन डेल्टा T के बराबर और M मास है, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा T। इस तरह से हम स्पेसिफिक हीट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो जो स्पेसिफिक हीट है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसकी अगर CGS यूनिट की हम बात करें, CGS यूनिट होती है इसकी CGS यूनिट होती है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और अगर SI यूनिट की हम बात करें तो इट इज जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये है इसकी स्पेसिफिक हीट की यूनिट। अब ये जो हमने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया है, ये सॉलिड्स और लिक्विड के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन जब गैसेस की बात आती है तो हमें मालूम है गैसेस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी गैसेस के केस में वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करती हैं। अगर हमने गैस को कंप्रेस कर दिया है इन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, अगर एडियाबैटिक कंडीशन है मेरे पास, तो देखिए क्या होगा। एडियाबैटिक कंडीशन में हमें मालूम है Q 0 के बराबर है। अगर Q 0 के बराबर है तो C किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो यहाँ पर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन मेरे पास जो वैल्यू आ गई स्पेसिफिक हीट की वो 0 आ गई। अब मैं आइसोथर्मल कंडीशन लेती हूँ। आइसोथर्मल कंडीशन में मुझे मालूम है डेल्टा T 0 के बराबर होता है, तो C किसके बराबर आ गया? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि स्पेसिफिक हीट जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। इसका मतलब कि गैसेस की स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं 2 वेरिएबल्स, प्रेशर और वॉल्यूम, उन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखकर, यानी कि स्पेसिफिक हीट हो गई गैस की 2, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और दूसरे केस में जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो गैस की 2 स्पेसिफिक हीट होती हैं, CP से उसे हम डिनोट करते हैं, CP इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और CV द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की। अब स्पेसिफिक हीट जो है एट कांस्टेंट प्रेशर, it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass। देखिए यहाँ पर ध्यान से, unit mass of a गैस की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइन किया जाता है। 2 स्पेसिफिक हीट होती है गैस की। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि यूनिट मास जो है गैस का बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, जब उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, और इसे हम डिनोट करते हैं CP से, और CP किसके बराबर हो गया? इट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट
प्रेशर, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। और इसे मैं डिनोट करूंगी CV से, और CV किसके बराबर हो गया? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने दो तरह की स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर दिया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर एक चीज और मजेदार जो है वो ये है कि Cp की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है Cv से। Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें मालूम है डेल्टा Q किसके बराबर है? du प्लस डेल्टा W के बराबर। जो डेल्टा W है दैट कैन बी रिटन एज PdV। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मालूम है ये इक्वेशन। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास जो सिस्टम है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। पहली जो टर्म लेती हूं मैं वो हम पहली कंडीशन लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर की। अगर सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है तो मान लीजिए उसे जो हीट दी गई है वो डेल्टा Q है, और डेल्टा Q हीट क्या करेगी? उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लेकर आएगी, इंटरनल एनर्जी को राइज करेगी, इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लस एक्सटर्नल वर्क होगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक्सटर्नल वर्क होगा ताकि जो सिस्टम का प्रेशर है उसे हम कांस्टेंट मेंटेन कर सके। तो जितनी भी हमने हीट दी है वो दो काम करेगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और एक्सटर्नल वर्क करेगी। तो यहां पर हमने जितनी एनर्जी दी उसने दो हिस्सों में बट गई है वो, और कुछ से की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है और उसमें से कुछ एनर्जी की वजह से वर्क हो रहा है। अब मैं बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने क्या होता है हमारे पास? डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस PdV। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म हो गई 0 के बराबर। तो जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को वो सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर राइज करने में लग जाएगी। तो जितनी चीज हमने यहाँ पर दी वो सारी की सारी टेम्परेचर को राइज करने में लग गई। यहाँ जितनी हीट हम दे रहे हैं वो दो हिस्सों में बट गई है। तो डेफिनेटली ये जो चीज है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ राइज करना है, तो जितनी हीट हमने यहाँ दी वो सारी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में लग गई। तो यहाँ पर क्या होगा? कम हीट देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि इसी हीट में से कुछ हिस्सा तो टेम्परेचर राइज कर रहा है और उसी हीट का कुछ हिस्सा क्या कर रहा है? एक्सटर्नल वर्क कर रहा है। तो यहां से क्लियर है कि हमारा जो Cp की वैल्यू होती है वो हमेशा Cv से बड़ी होती है, क्योंकि Cv के केस में हमें एक्सटर्नल वर्क के अंदर कोई भी हीट को की कंजप्शन नहीं होती है, इसीलिए Cp की वैल्यू हमेशा Cv से बड़ी होती है। यहां पर एक चीज और, जब हम बात करेंगे गामा, एक टर्म है गामा। गामा इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर इन दोनों की जो रेशियो है वो गामा कहलाती है। अभी हमने कहा कि Cp Cv से बड़ा होता है, Cp Cv से बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? Cp जो है Cv से बड़ा हुआ तो इसका मतलब गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहां से हमें पता चलता है कि जो गामा की वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा बड़ी होती है। ये चीजें थी जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली एप्लीकेशन की यहां हम बात करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। एक गैस की जो दो स्पेसिफिक हीट अभी हमने पढ़ी है Cp और Cv, उनके लिए एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने बात की। इंटरनल एनर्जी किन्हीं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होती है। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी को मैं मान लीजिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो U कैन बी रिटन एज U इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। मैं अब यहां पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करती हूं। सिंपली इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे।
इसे यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, डी यू इज इक्वल्स टू डेल यू, पहले मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट करती हूँ कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल यू, फिर उसके बाद मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। मान लीजिए डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो हमारे पास जो भी गैस का सिस्टम है उस सिस्टम को जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सपोज डेल्टा क्यू है। इस डेल्टा क्यू हीट को सप्लाई करने के बाद मान लीजिए कि जो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आ रहा है, सपोज V के अंदर जो चेंज आ रहा है वो सपोज dV है, यानी कि वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आ गया वो आ गया dV, और ये जो सारा चीज हम कर रहे हैं दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमने क्या किया, हमने डेल्टा क्यू हीट सप्लाई की सिस्टम को। इस डेल्टा क्यू हीट की वजह से कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया वो सपोज dV चेंज आया। यहां तक ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पी dV के बराबर है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ। यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन के अंदर ये जो डी यू है, इस डी यू की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो ये डी यू निकाला मैंने यहां पर, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रही हूं मैं इसको। तो क्या लिखेंगे, देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। ये वाली इक्वेशन आ गई मेरे पास यहाँ पर। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt। dt से अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, डेल क्यू बाय dt इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, प्लस डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी, सॉरी यहाँ पर मेरा पी डी वी रह गया है। ये डी यू की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने पी डी वी नहीं लिखा था, पी डी वी यहाँ आ गया, डी वी बाय डी टी प्लस पी डी वी बाय डी टी। तो डी वी बाई डी टी और डी वी बाई डी टी यहाँ पर है, तो मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस पी प्लस डेल यू, पी इधर से ले लिया, इधर से ये चीज़ ले ली है, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और डी वी बाई डी टी को कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये इक्वेशन को कुछ इस तरह की फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया है। अब अगर हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, यानी कि मैंने यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या किया, अगर मैं गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट करती हूँ तो क्या होगा, गैस को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं तो मैं उस कंडीशन के लिए ये चीज लिख सकती हूँ, डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी। ये अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में कि सी वी क्या है, डेल क्यू बाई डेल टी, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है सिस्टम के द्वारा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चीज इसके बराबर आ गई, और कांस्टेंट वॉल्यूम है इसीलिए डी वी बाई डी टी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ये वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में डी वी बाई डी टी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी, और डेल क्यू बाई डेल टी क्या है, सी वी के बराबर। तो डेल क्यू बाई डेल टी किसके बराबर रह गया, फर्स्ट टर्म के बराबर रह गया, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रही हूँ, डेल क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज CV। ये CV के बराबर है। अब अगर हम गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की थी, अगर मैं गैस को कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, अब हम ये तो CV की वैल्यू निकाल ली, अब एक्चुअली हमें CP की वैल्यू चाहिए, इसीलिए अब गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लेके आते हैं। गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लेके आने का मतलब क्या है, डेल क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू CP। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है डेल क्यू बाय डेल टी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें, डेल क्यू बाय डेल टी डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू सी पी, एंड दैट इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस P del U by del V at constant temperature into dV by dt at constant प्रेशर। ये वाली जो इक्वेशन है, जो आपके पास ये जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी थी ये वाली, इसके ऊपर मैंने सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लगाई है। इसको मैंने इस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिखा है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए आ गया, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए आ गया और ये चीज़ कांस्टेंट प्रेशर के लिए आ गई। और मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, यहाँ पर ये चीज़ आ गई मेरे पास सीपी की वैल्यू देखिए। और अभी अभी हमने सीवी की वैल्यू निकाली थी, देखिए यहाँ पर सीवी की वैल्यू क्या निकाली थी, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सीवी के बराबर था। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, सीवी के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dV बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो ये क्या हो गया, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये देखिए, तो यहाँ पे Cp माइनस सी वी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का जो डिफरेंस है वो कुछ इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके पास दो टर्म्स आ गई आपके पास। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है वर्क डन इन पुशिंग बैक। मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग वर्क डन इन पुशिंग बैक द सराउंडिंग्स, क्योंकि हमें क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक्सटर्नल जो आपके पास सराउंडिंग है वो क्या करेगी, सिस्टम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखना है। तो सिस्टम क्या करेगा, उसे वापस भेजने की कोशिश करेगा। तो वो जो वर्क होगा उसको सिस्टम को वापस भेजने का, ताकि हमारा जो सिस्टम है उसका प्रेशर हम कांस्टेंट को मेंटेन कर सके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फर्स्ट टर्म पी डीवी बाय डी टी इंटू पी। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट, ये फर्स्ट टर्म जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड टर्म में क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज दिखा रही है। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यानी कि जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है वो सेकंड टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो Cp माइनस सी वी यानी कि जो डिफरेंस है ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस विद वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसके साथ इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या वेरिएशन आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ये डिफरेंस देता है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से हमने बात की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पहली एप्लीकेशन की। अब हम इसको दूसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन है, इसे हम आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। आइडियल गैस की बात करेंगे जब हम, तो आइडियल गैस के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पर जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जूल एक्सपेरिमेंट में क्या था, जूल ने सिंपल एक कैलोरीमीटर लिया था और कैलोरीमीटर के अंदर उसने एक कंटेनर रखा। कंटेनर के अंदर उसने दो चैम्बर्स बना दिए। यहां ये चैम्बर ए था, ये चैम्बर बी था, और उसने साथ में यहां पर क्या है, एक थर्मोमीटर को रखा। ये थर्मोमीटर है। ये थर्मोमीटर को उसने कैलोरीमीटर के अंदर रखा। ये जो दो चैम्बर्स हैं ये एक ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। यहां पर ये जो चैम्बर ए है उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में यहां पर चैम्बर ए के अंदर गैस भर दी और चैम्बर बी को खाली रखा, और उसने एक स्टॉप कॉक से दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से सेपरेट करने का मतलब है कि ए गैस जो है वो बी के अंदर नहीं जा सकती, बी के अंदर उस गैस को अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए। तो यहाँ पर एक स्टॉप कॉक रख दिया सिंपल। अब ए से बी की तरफ गैस नहीं जा सकती है। उसने क्या किया, जैसे ही कैलोरीमीटर में रखे थर्मोमीटर का टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर के टेम्परेचर से पता चला कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया,
वैसे ही उसने ये जो स्टॉप कॉक है वो खोल दिया, और स्टॉप कॉक खुलते ही क्या होगा, ए से गैस बी की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। तब तक फ्लो करेगी जब तक कंटेनर में हर जगह प्रेशर सेम ना हो जाए। जब आपने देखा कि सारा कुछ जो फ्लो है वो रुक गया, प्रेशर सेम हो गया है, उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि इस प्रोसेस में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में थर्मोमीटर की रीडिंग में बहुत ही कम चेंज आया। तो यहां से ये मतलब निकाला गया कि कैलोरीमीटर से चैम्बर या चैम्बर से कैलोरीमीटर में कोई हीट ट्रांसफर ज्यादा सी हुई नहीं, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस था, तो ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं हुई। और अगर ये एक्सपेरिमेंट हम आइडल गैस के साथ करें तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थर्मोमीटर का। जब हमने ए और बी से जो ए चैम्बर से बी चैम्बर की तरफ गैस का फ्लो को अलाउ किया, उसके बावजूद भी कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। टेम्परेचर में कोई चेंज का मतलब नहीं, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि हीट ट्रांसफर जीरो है। हीट ट्रांसफर जीरो का मतलब क्या हो गया, डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों चैम्बर्स के जो वॉल्यूम है, ये चैम्बर ए और चैम्बर बी, इन दोनों के वॉल्यूम्स भी एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं हो रहे, यानी कि ना तो कोई कंप्रेशन हो रहा है, जो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना कंप्रेशन है, ना ही यहाँ पर एक्सपेंशन है। तो एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू जीरो के बराबर, डेल क्यू जीरो के बराबर, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि डी यू भी क्या है, जीरो के बराबर, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहां तक ये बात क्लियर है कि इंटरनल एनर्जी में, जब हमने आइडल गैस के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इनिशियली गैस ने वॉल्यूम ए को ऑक्यूपाई किया हुआ था, इनिशियली हमारे पास गैस यहां थी, और एंड में क्या हो गया, दोनों चैम्बर्स में हो गई, यानी कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम था ए, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन गैस का वॉल्यूम हो गया ए प्लस बी। यानी कि एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि गैस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, जब थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो सेम आ रहा है, जब गैस ए से ए जो चैम्बर है उससे बी के अंदर भी फ्लो कर रही है, उसके बावजूद भी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं है, ये अभी हमने देख लिया कि इंटरनल एनर्जी सेम है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर सेम होने की वजह से इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, चाहे गैस ए से बी में फ्लो कर जाए उसके बावजूद भी। इसीलिए हम कंक्लूड करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के चेंज से, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है थर्मोमीटर का, उस केस में वॉल्यूम के चेंज से इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता। यानी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, वॉल्यूम का नहीं, क्योंकि गैस के वॉल्यूम के डिफरेंस के बावजूद इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं है। इसीलिए वॉल्यूम बदल रहा है या वॉल्यूम सेम है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का फंक्शन नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन हुआ। तो इसको मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकती हूँ, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, अब U सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तो CV किसके बराबर हो गया, डी क्यू बाई डी टी। मैं यहां पर D यूज कर रही हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है T, तो इसीलिए मैं यहां पर कंप्लीट जो आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड दैट कैन बी रिटन एज डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर हमें इस डेरिवेटिव में कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए मैं सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इसको इस तरह से लिख रही हूं। यहां से इस इक्वेशन से मैंने डिड्यूस किया कि डी यू किसके बराबर है, सी वी इंटू डी टी। ठीक है, तो डी यू किसके बराबर हो गया, सी वी इंटू डी टी के बराबर हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और ये जो है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर पी डी वी के बराबर लिख सकती हूँ इसको, और डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू की जगह मैं ये वाली इक्वेशन, ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज सी वी इंटू डी टी प्लस पी डी वी। तो यहाँ तक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने पढ़ा है
आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इज इक्वल्स टू NRT, जहां पर P प्रेशर, V वॉल्यूम है आपका गैस का, N जो है नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है गैस का। तो अगर मैं 1 मोल की बात करूं, अगर मेरे पास जो गैस है सपोज वो 1 मोल की है, तो N 1 के बराबर हो गया। इक्वेशन आ गई मेरे पास PV इज इक्वल्स टू RT। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूं, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा? PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT, क्योंकि R कांस्टेंट है। यहां से मेरे पास PdV की वैल्यू किसके बराबर आ गई? RdT माइनस VdP के बराबर आ गई। ये वाली PdV की वैल्यू हम इस जगह पर पुट करेंगे। तो देखिए इस जगह पर पुट करने के बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डेल Q इज इक्वल टू CVdT प्लस PdV की जगह मैं लिख रही हूँ RdT माइनस VdP। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आगे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आगे लिखते हैं। यहाँ पर dt क्या है? कॉमन है, तो मैं इसको CV प्लस R इंटू dt माइनस VdP दैट इज इक्वल टू डेल Q। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाती हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट प्रेशर की, यानी कि अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सपोज वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो डीपी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर हो गई। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल Q, और इसको मैं इसके नीचे ले जाती हूँ, तो दैट इज इक्वल टू डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू CV प्लस R। और डेल Q बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है? CP के बराबर होता है। तो यहां से मेरे पास आएगा CV प्लस R इज इक्वल टू CP, या CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये वाली आपके पास एक रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन का एक नाम है दैट इज मेयर्स फॉर्मूला। इस रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आइडियल गैसेस के ऊपर अप्लाई करके फाइनली ये रिजल्ट निकाला है। दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला हमने डिराइव किया है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मेयर फॉर्मूला आइडियल गैसेस के लिए है। यहां से हमने ये सेकेंड एप्लीकेशन की बात की है। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन में मैं बात करूंगी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अगेन ऊपर वाली एक इक्वेशन जो मैं यहाँ पर मैंने लिखी थी, ये वाली इक्वेशन मैं इसे दोबारा से लिख रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने शुरू में इक्वेशन लिखी थी, देखिए दिस वन, ये वाली। इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिखी है। इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रही हूँ। ये देखिए सेम इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज del Q is equals to del U by del T at constant volume into dt plus P plus del U by del V at constant temperature into dV। सेम इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? dt इज इक्वल टू 0। अगर dt 0 हो गया तो ये जो फर्स्ट जो आपके पास टर्म है ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आएगा? डेल Q एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहां से देखिए P dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस del U by del V at constant temperature into dV at constant temperature। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की। और ये इक्वेशन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ हीट energy supplied to a system in an isothermal reversible process and it is equals to the sum of the work done by the system। ये क्या है? work done by the system at constant temperature, this is work done by the system। और ये क्या है? this is increase in internal energy, increase in its internal energy। तो इन दोनों का सम रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। यहाँ इस इक्वेशन से हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस तरह की इक्वेशन लिख रहे हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लिखते हैं एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि एडियाबैटिक अगर
कोई ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए एनर्जी ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी लिखने के लिए हम स्टेट ऑफ एनर्जी नहीं, स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हमने पहले भी बात की थी, इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखनी है अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, हमें मालूम है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू यानी कि जो डेल्टा क्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। यहां से डी यू किसके बराबर है, अभी हमने लिखा था सी वी इंटू डी टी के बराबर, और डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, पी डी वी के बराबर, और एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए डेल्टा क्यू किसके बराबर हुई, 0 के बराबर। तो यहां पर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास आ गया पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू आर डी टी। यहां से डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, डी टी की वैल्यू क्या आएगी, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर। ये जो डी टी की वैल्यू है ये हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर देखिए इधर सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहां पर मेरे पास आ गया सी वी इंटू डी टी है, डी टी की जगह मैं लिख रही हूँ पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर प्लस पी डी वी दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको हम रीअरेंज करते हैं, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस पी आर डी वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए ये dv और dv यहाँ पर कॉमन है, इसीलिए मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख रही हूँ cv इंटू p, इनफैक्ट p भी कॉमन है, तो cv प्लस आर इंटू पी डी वी प्लस cv इंटू वी डी पी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। cv प्लस आर अभी अभी हमने पढ़ा है, इट इज नथिंग बट इट इज cp, तो cp इंटू पी डी वी प्लस cv इंटू वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाय सी वी इंटू पी इंटू वी। इस टर्म के साथ हम इसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, सी पी पी डी वी डिवाइडेड बाय सी वी पी वी प्लस सी वी वी डी पी डिवाइडेड बाय सी वी पी वी दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास। यहाँ से देखिए सी वी से सी वी कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, यहाँ पर p से p कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा, सी पी अपॉन सी वी डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह की कुछ इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से सी पी अपॉन सी वी अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज नथिंग बट इट इज गामा डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन प्लस डी पी अपॉन पी का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, एंड 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ से गामा लॉग टू द बेस ई वी प्लस लॉग टू द बेस ई पी दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ से गामा बाहर है, लॉग के बाहर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग टू द बेस ई वी रेज टू पर गामा लिख सकते हैं। ये प्लस में है तो इसीलिए इसको अगर इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास दैट इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें यहाँ पर दोनों साइड पे लॉग को चेंज कर रहे हैं, लॉग को कैंसिल कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, पी वी रेज टू पर गामा इज इक्वल टू ई रेज टू पर सम कांस्टेंट और ई रेज टू पर कांस्टेंट इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट के। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आ गई, पी वी रेज टू पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन निकाल दी है। इसकी कुछ दो फॉर्म्स और भी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी किसके बराबर हो गया, आर टी अपॉन वी के बराबर हो गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, पी की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आर टी अपॉन वी इंटू वी रेज टू पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
आर कांस्टेंट है तो ये इधर चला जाएगा, अपॉन आर आ जाएगा, और कांस्टेंट अपॉन आर इज इक्वल्स टू अगेन अनदर कांस्टेंट, तो टी इंटू वी रेज टू पावर -1 इंटू वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड दैट कैन बी रिटन एज टी वी रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सेम इक्वेशन की एक और फॉर्म है, एक और तरीका है इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी। अब अगर हम लिखना चाहें इसे इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी तो क्या करेंगे, हमें मालूम है v की वैल्यू किसके बराबर है, आर टी अपॉन पी के बराबर है। ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में, तो p इंटू वी रेज टू पावर गामा यानी कि आर टी अपॉन पी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां से देखिए p आर कांस्टेंट, आर रेज टू पावर गामा इज अगेन अनदर कांस्टेंट, तो वो इधर चला जाएगा और खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा एक और कांस्टेंट में, टी रेज टू पावर गामा अपॉन पी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां से हम लिख सकते हैं इसे, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो टी रेज टू पावर गामा, इसको हम नीचे ले जाते हैं, पी रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी रेज टू पावर गामा -1 अपॉन टी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू 1 बाय कांस्टेंट इक्वल्स टू अनदर कांस्टेंट। तो ये एक और फॉर्म हो गई एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन की यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए हमने एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन निकाल दी है, एक्सप्रेशन निकाल दी है। अब आइसोथर्मल के केस में अगर हमने एक्सप्रेशन क्या निकली है, पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो उसकी टर्म के अंदर ये इक्वेशन निकल गई। आपको ध्यान होगा, आपने अभी हमने आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पी वी किसके बराबर है, आर टी के बराबर इन केस ऑफ आइडियल गैस। अगर टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है इन केस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल की आपको ध्यान होगी, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैंने बताया था बेसिकली क्या है, यहाँ पर आइसोथर्मल है, आर तो हमें कांस्टेंट होता ही है, टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है, तो हमारे पास इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इन केस ऑफ आइसोथर्मल। तो हमने देखा कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की जो इक्वेशंस आ रही हैं हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस में हमने देखा कि ग्राफ क्या आता है, हाइपरबोला आता है, और साथ में हमें मालूम है गामा इज ग्रेटर देन 1। इस वजह से पी, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पर पी वी रेज टू पावर गामा है तो गामा 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो ये जो कर्व आता है एडियाबैटिक के केस में वो ज़्यादा स्टीप होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया है अलग अलग इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। थैंक यू।